हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विद मनीष सर। और इसी में हम साथ साथ जीके की क्लासेस पढ़ रहे हैं। आज वीडियो नंबर 3 जिसमें हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यावहारिक दोषों को दूर करने के लिए, इस एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ दोष थे, उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर, उन दोषों के लिए सुझाव किन्होंने दिया? प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क। तो उनके सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया, जो नया एक्ट बनाया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। इसे संशोधनात्मक अधिनियम या अमेंडिंग एक्ट था, या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ठीक है, संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट। क्लियर? ये दो नाम इसके याद रखें, इन नाम से भी आ जाता है ये। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। ठीक, तो इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के दो स्रोत प्राप्त हो गए। कितने? दो। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन, ठीक, वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी। दो स्रोत। पहला स्रोत तो किसके अधीन? रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए था। और दूसरा सेटलमेंट, दूसरा आया स्रोत एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन, जो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, यहाँ पर ध्यान देने पर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया। इसमें इनके जो भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज थे उन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से मुक्त कर दिया गया। जिसमें जो गवर्नर जनरल थे इन काउंसिल को, उनको सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से मुक्त कर दिया गया। अर्थात इसका मतलब ये है, अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद अब जो नियम बनाएगी उसे उच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, यानी वो मुक्त थे, इस चीज़ को वो खुद भी कर सकते थे। ठीक है, उसमें यह था कि उन्हें उच्च न्यायालय के पास पंजीकृत करना आवश्यक नहीं होगा। जो भी जनरल नियम बनाएंगे परिषद के, जनरल की परिषद जो नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। अब देखिए, प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। जो प्रांतीय न्यायालय थे आसपास के, उनके जो विरुद्ध अपील थी वो गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। पुनश्च 5000 पाउंड या अधिक मूल्य के मामले सुपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। 5000 पाउंड से नीचे के तो यहीं पर रहते थे, लेकिन जो उससे ऊपर के मामले होते थे मूल्य के, तो वो मामले परिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसकी सीमित कर दिया गया और राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया, तथा स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानून को प्रवर्तित करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर दिया।
ये जो एक्ट था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इससे रेगुलेटिंग एक्ट के काफ़ी विवाद और कठिनाइयाँ जो थी वो दूर हो गई। इसका उद्देश्य सरकार को सुदृढ़ बनाना था। ठीक है, इसने राजस्व की समस्या का भी समाधान किया एवं राजस्व मंडलों की स्थापना की। इस एक्ट के तहत राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। साथ ही भारत में कानून बनाने और उनके क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर भी बल दिया गया है। ये काफ़ी मुख्य पॉइंट बन जाता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। काफ़ी ध्यान से आप लोग समझेंगे तो आशा करता हूँ। देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 था, इसकी असफलता के बाद ये भी जो एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, ये भी असफल हुआ। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद पिट्स का इंडियन अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ठीक, तो कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। देखिए, इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं। यथा, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया, यानी इसको पार्टीशन में डिवाइड किया गया। राजनीतिक और व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग किया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में, जो कंपनी के निदेशक थे उनके अंडर में व्यापारिक क्रिया दी गई, यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, की स्थापना की गई, जिसमें आपके राजनीतिक क्रियाकलापों का नियंत्रण रहा उनके अंडर में। तो ध्यातव्य है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल दैट मीन्स नियंत्रक मंडल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। यानी जब तक वो इस नियंत्रक मंडल से राय ना ले, जब तक वो कुछ नहीं कर सकते थे। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। जो सम्राट थे उस समय 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, 6 सदस्यों में से एक तो होता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये ध्यान रखने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक राज्य सचिव और तथा 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। देखिए, इसमें 6 सदस्यों की जो टीम थी, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, एक राज्य सचिव था तथा 4 क्या थे व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड, जिसके अंतर्गत व्यापारिक क्रियाकलाप थे, और दूसरा नियंत्रक मंडल, जिसके अंतर्गत राजनीतिक क्रियाकलाप थे। ठीक है, तो प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। ठीक है, यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही 1858 तक, तब तक यह स्थिति बनी रही। अब देखिए, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ये जो एक्ट था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। पहले उसमें 4 थे और उसमें कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई सदस्य संख्या। इस परिषद को भारत में प्रशासन यथा सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। ये किसका ध्यान रखते थे फिर? सैन्य शक्ति का, युद्ध का, संधि का, राजस्व का एवं देशी रियासतों आदि का ध्यान रखते थे। प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या भी 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। ठीक है,
तो केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार था। इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। कहने का मतलब है केंद्रीय शासन का जो अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा दिया गया। जो केंद्रीय शासन का अनुपालन न करते थे तो उसमें ये उनको बर्खास्त कर देते थे। अब देखिए, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। जो अधिकारी थे उनके जो अवैध कार्य थे उन पर मुकदमा चलाया जाता था, वो उसके लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कंपनी कर्मचारी जो किसी से उपहार ले लेते थे उस पर प्रतिबंध लगाया, इनकी हिसाब कुछ नहीं लेंगे। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। यानी इस अधिनियम के जो गवर्नर जनरल थे, जो उनके आसपास देसी राजा थे, उनसे युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। जो भी आपने पढ़ा कि जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनके अकॉर्डिंग उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक, अब जो इसमें बात आती है अगला 1786 का अधिनियम। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। यहाँ देखिए एक अलग से बात निकली कि रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1783 में डंडाज अधिनियम, कौन सा अधिनियम बेटा? डंडाज अधिनियम, और पुनश्च नवंबर 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। किंतु उपरोक्त दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके। अतः फॉक्स द्वारा, किसके द्वारा? फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। जो इसका फॉक्स द्वारा विधेयक था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। ध्यातव्य है कि किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह प्रथम और अंतिम दृष्टांत है। तदुपरांत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, क्योंकि ये लागू नहीं हो पाए तो 1784 लाया गया, जो पिट्स इंडिया एक्ट जो आप पढ़ा भी आपने। अब देखिए ये एक्ट हमने पढ़ा और दो एक्ट हैं, 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पुटअप करते हैं। देखिए, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व आधिकारिकता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? लॉर्ड्स कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे 1786 का। ठीक है, मैं उसको इंडिकेट भी करूंगा उसी वक्त क्वेश्चन को। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। दो पार्ट्स में विभाजित किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? 1784 में, जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा था। ठीक, अभी हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट में। कंपनी के, ये तो हो गया। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो गवर्नर जनरल के अंडर से हटा के ब्रिटिश सरकार का आ गया इसमें। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल
का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। ये हमारा पॉइंट बना था, अभी हमने पढ़ा था। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नर के लिए भी विस्तृत किया गया? ये चार्टर एक्ट 1793 है। मैं क्या इसको हम आगे पढ़ेंगे, मैं इन क्वेश्चंस को इंडिकेट भी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व के से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? ये क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेट करूंगा। 1793 का राजलेख के तहत एक क्वेश्चन आपका ये है, एक ये है और एक बेटा ये 1786 ये वाला। ये देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? 1813 का राजलेख। ये राजलेख भी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 1883 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? 1 लाख रुपए। ये भी आपका राजलेख में आएगा इसमें। और ये क्वेश्चन भी आपका राजलेख में आएगा कि भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई? ये हमने इसी वीडियो में पढ़ा, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा 1786 का अधिनियम और 1786 का चार्टर एक्ट, और भी आगे पढ़ेंगे। गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।